वो निकाह के लिबास में खिड़की पर खड़ी थी। आंखों में ढेर सारे आंसू जमा थे। 6 माह पहले उसकी पसंद की शादी हुई थी, लेकिन फिर अचानक एक रोड हादसे में उसका शौहर इंतकाल कर गया। इद्दत पूरी हुई तो उसका निकाह अपने ही छोटे देवर फरहाद आफंदी से कर दिया गया। वो इस रिश्ते के लिए जहनी तौर पर कतई तैयार नहीं थी और जानती थी फरहाद आफंदी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगा। लेकिन सब कुछ उलट हुआ। वो दुल्हन बनी आज उसके कमरे में थी, मगर जान उसकी उस वक्त निकली जब फरहाद आफंदी ने उसे अपने बिस्तर पे बुलाया था। बहुत हो गया, पहले शौहर का मातम, आका मेरा हक अदा करें। वो बोला नहीं था। दबे दबे लहजे में गोया गोया गुर्रा उठा था, जबकि नीलम आफंदी सहमती हुई उसकी जानिब रहम तलब नजरों से देख रही थी। वो उसकी चच्चा जात थी, बचपन से उसके मिजाज से आशना थी। वो काफी गौसैल तबीयत का इंसान था। वो उससे उम्र में फकत 1 साल ही छोटी थी, लेकिन वो भी सब लोगों की तरह उसके बेपनाह गुस्से से खौफ खाती थी। आप मुझे मेरे हक से महरूम करना चाहती हैं? उसे यूं ही बुत की मानंद इस्तादा देख उसके माथे पर लातादाद बल पड़े थे, जबकि वजह चेहरे में सड़पन घुलने लगा था। ऐसा नहीं है फरहाद। वो अपने हिनाई मुट्ठियों को भींचे बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल कर पाई थी। तो फिर कैसा है? वो गोया मुकम्मल बेरहम बना उसके हुस्न की मूर्ति को देखे जा रहा था। नजर एक लम्हे को भी नहीं भटकी थी, जबकि वो खामोश उसकी नजरों से खाइब छोटे छोटे कदम उठाती बेड की जानिब बढ़ने लगी। आतिशी रंग की घेरदार फ्रॉक में नाजुक सी ज्वेलरी और लाइट किए गए मेकअप में उसका हुस्न सोने की तरह दमक रहा था। वो एक बाशऊर लड़की थी, फिर क्यों वो अपने शौहर को उसके जायज हक से महरूम रखती, अल्लाह की नजरों में गुनहगार बनती। लेकिन वो अपने दिल का भी क्या करती, जो अमाद और उसके ख्याल को भूल ही नहीं पा रहा था। वो बेड के करीब आकर ठहरी तो फरहाद आफंदी ने उसका हाथ पकड़ते उसे अपने पहलू में बिठा लिया था। उसकी उंगलियों की पोर सुर्ख रंग में रंगी थी, जबकि हथेलियों की वसत में एक गोल टिकिया बनी उसके दूधिया हाथों को मजीद दिलकश बना रही थी। उसने वो दोनों उसके उसके दोनों हाथ अपने खुरदरे मर्दाना हाथों में थामकर अपना पहला हक इस्तेमाल करते बारी बारी नरमी से उन्हें छूते अपने दिल के मुकाम पर रख गया। तो मुकाबिल की इस हरकत पर नीलम ने एक झटके से अपना सर उठाकर मुकाबिल की गिरे आंखों में देखा, जहां उसका अक्सबात वासे नजर आ रहा था। वो तो समझी थी कि वो बेदर्द उसे दर्द देगा, लेकिन वो शख्स उसकी सोच के बरक्स निकला था। तुम सब मुझे इतना ही जालिम समझते हो ना? उसकी आंखों में अचानक ही सर्दपन घुला, लेकिन लहजे में कर्ब की आमेजश महसूस करते नीलम कुछ बेचैन सी हुई थी। मैं आपको जालिम नहीं समझती, लेकिन बस आपसे डर लगता है। वो बेसाख्ता ही साफ गोई से बोलती मुकाबिल के लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट लाने का सबब बनी थी। अच्छा, तो तुम मुझसे डरती हो? बैठ क्राउन से पुष्ट मिलाए वो अब भी उसके हाथों को दिल के मुकाम पर रखे गोया अपने सुलगते दिल को राहत का सामान मुहैया कर रहा था। बचपन से डरती हूँ। आप हमेशा गुस्से में जो रहते थे। उसका वही मासूम बेधड़क बोलने का अंदाज था। चाचू भी तो गुस्सैल तबीयत के हामिल हैं, उनसे खौफ महसूस नहीं हुआ? उसने माथे पर बल डालते उसे घूरा तो वो बेचारी सी शक्ल बना गई थी। वो तो बाबा हैं, उनसे भी डर लगता था, लेकिन वो प्यार भी तो देते थे। आप तो बस डांटते हैं या गुस्से से घूरते हैं। वो रवाने से बोलती एकदम खामोश हुई। कितने वक्त के बाद वो यूं नॉर्मल होकर अपनी असली आदत के मुताबिक पटर पटर बोल रही थी, जबकि मुकाबिल को उसका यूं खामोश हो जाना अच्छा नहीं लगा था। भूख लग रही है? उसके हाथों को आजादी बख्शते वो अब थोड़ा सा आगे को झुक कर उसके दुपट्टे से पिंस निकाल रहा था। मैंने सुबह से ढंग से कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब सच में जोरों की भूख लग रही है। वो धीमे से बोलती मुंह बसोड़ती एकदम से खुद में सिमटी थी, पर हाथ ने उसका दुपट्टा सर से उतार कर एक साइड पे रख दिया था, जबकि वो यूं उसके सामने बैठी घबराहट का शिकार हुई थी। तुम बीवी हो मेरी, तो बगैर दुपट्टे के मेरे सामने बैठ सकती हो, इसमें घबराने वाली क्या बात है? उसके संजीदा अंदाज को देखकर नीलम मजीद एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाल पाई थी, लेकिन उसने दोनों टांगों को मोड़कर अपना चेहरा घुटने पर टिका दिया। वो उसके सामने फितरी झिझक महसूस कर रही थी, जबकि वो बेनियाज सा इंटरकॉम पर खाना लाने की हिदायत देते बेड पर से उठ गया था। मुलाजमा खाना ला रही है, जब तक मैं शॉवर लेकर चेंज कर लेता हूँ। तुम यहीं सुकून से लेट जाओ। वो अपने असली बारूब अंदाज में बोलता ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ गया था।
उसने वाइट शलवार कमीज पर ब्लैक कोट पहन रखा था जो उसकी शानदार पर्सनैलिटी को सूट कर रहा था, लेकिन वो आम लिबास में खुद को पुरसुकून पाता था। अच्छे से शॉवर लेकर ब्लैक शॉर्ट पर वाइट सैंडो पहने वो अपने नम बालों को हाथ से संवारते रूम में दाखिल हुआ तो खाना टेबल पर लगा हुआ था, जबकि उसके फूले मसल्स वाले बाजू देख नीलम आफंती ने सूरज से अपनी नजरें फेरी थी, जबकि गाल दहक कर भाप छोड़ने लगे थे। उसने मुकाबिल को हमेशा मुकम्मल लिबास में देखा था, लेकिन ये उसका रूम था। शायद वो अपने रूम में ऐसे ही बेधड़क आधे अधूरे कपड़े पहनता था। तुम बेड पर क्यों टिकी हो? आकर खाना खाओ। उसे यूं ही सर झुकाए मुजरिमों की तरह बैठे देख वो ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ा खुद पर क्लोन का स्प्रे करते पूरे रूम को अपनी खुशबू से महकाता उससे संजीदगी से मुखातिब हुआ तो वो बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर खुद पर लेती तेजी से बेड से उतरते सोफे की जानिब पड़ गई। वो खुद तो चेंज कर आया था, लेकिन वो अभी तक उसी लिबास और हुलिये में थी। वो चाहता भी नहीं था कि वो अभी चेंज करे। वो सोफे पर बैठी ही थी कि फरहाद आफंदी खुद भी उसके साथ ही सोफे पर यूं बैठा कि उसका घुटना नीलम के घुटने से मिस हुआ, तो नीलम ने सूरज से अपने घुटने को समेट लिया, जबकि वो बेनियाज बनक खाना निकाल रहा था। जब नीलम ने हाथ बढ़ाकर प्लेट उठानी चाहिए थी कि वो उसका हाथ पकड़ के उसे रोक गया। हम एक ही प्लेट में खाएंगे। उसके तहक्कुम ज़दा अंदाज पर वो चुपचाप उसकी प्लेट से ही खाना शुरू हुई थी। उसने शुक्र अदा किया था कि मुकाबिल ने एक ही चम्मच से खाने का हुक्म नहीं दिया था। बहरहाल मुश्किल से सही, लेकिन वो खाना खा चुकी थी। कहाँ जा रही हो? उसे सोफे से उठते देख वो संजीदगी से मुस्तफसर हुआ। मुझे चेंज करना है। इस लिबास में मुझे उलझन महसूस हो रही है। वो होले से मिनमिनाती एक नजर अपने मजाजी खुदा पर भी डाल गई, जो मजे से खीर खाते हुए उसे ही देखे जा रहा था, जबकि वो उसकी गहरी नजरों के इर्तिकाज से शदीद घबराहट का शिकार हो रही थी। जब ही उसने खीर से भरा चम्मच उसके मुंह की जानिब बढ़ाकर उसे आंखों से खाने का इशारा दिया, तो वो जल्दी से लबों को वाह करते खीर से भरा चम्मच मुंह में ले गई थी। जाओ, चेंज करो जाकर। अपने अजली उखड़ लहजे में बोलते वो उसी चम्मच से अब खुद खीर खा रहा था, जबकि वो दिल ही दिल में जलकर रह गई थी। मैं इनकी भाभी भी रह चुकी हूँ, बंदा थोड़ा अदब ही कर लेता है। वो कुलस कर दिल ही दिल में बोलती आगे बढ़ी ही थी कि मुकाबिल ने कलाई पर अपनी गिरफ्त बनाते उसे अपनी जानिब खींचा, तो वो सीधी उसकी गोद में आ गिरी थी। बीवी का अदब नहीं करते, उससे प्यार किया जाता है। आया दिमाग में कुछ मिसेस फरहाद? उसके मखमली गाल को नरमी से सहलाते वो उसकी धड़कनों की रफ्तार को घटा बढ़ा गया था। प्लीज मुझे जाने दें। उसके गले की गिल्टी डूब कर उभरी, तो मुकाबिल ने उस पर रहम खाते उसके माथे को चूमते उसे अपने हिसार से आजाद किया, तो वो दौड़ने के अंदाज में सीधी ड्रेसिंग रूम में जा घुसी थी। उसके बाद वो उस वक्त तक बाहर नहीं निकल पाई थी जब तक उसे फरहाद आफंदी के सोने का यकीन नहीं हो गया था। सुबह उठकर वो लिबास बदलकर हल्का फुल्का रेडी होते कमरे से निकल आई थी। उसने पलटकर सोए शेर की जानिब देखा तक नहीं था। डाइनिंग टेबल पर उसके मामा बाबा, बड़े अब्बा, ताया ताई और उसके बड़े भाई और उनकी बीवी अपने 1 साल के बेटे के साथ मौजूद थी। वो सबको मुश्तरका सलाम करती कुर्सी खींचकर बैठी तो तमाम लोगों की निगाहों का मरकज एक उसी की जात शरीफ थी। तुम अकेले ही चली आई? फरहाद के साथ नीचे आती ना? नीचे आवाज में उसकी मामा ने उसे सरजनिश की तो वो शर्मिंदा सी हुई थी। अरे तुम्हें फरहाद का इल्म तो है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। वो उठा नहीं होगा तो बच्ची खुद ही आ गई है। वैसे भी ये मेरी बच्ची का घर है, इस पर कोई पाबंदी थोड़ी है। उसकी ताई झट उसकी हिमायत में बोल पड़ी तो उसने तशक्कुर आमेज मुस्कुराहट उन्हें पास की थी। उसने कॉलेज पास आउट किया ही था कि अमाद की जिद पर उनकी शादी हो गई थी। हालांकि उसका दिल आगे पढ़ने का था, यूनी में एडमिशन लेने का था, लेकिन अमाद के आगे उसकी एक नहीं चली थी। वो अभी कम उम्र ही थी, इसमें अभी इतनी मेच्योरिटी नहीं आई थी, इसीलिए अक्सर उसे अपनी माँ से डांट भी पड़ रही होती थी। मुंह दिखाई में क्या मिला? गोद में बैठे अपने बेटे को मीठा दलिया खिलाते उसकी भाभी के अंदाज में एक खोज सी थी। आप क्यों पूछ रही हैं? ये टोटली हमारा पर्सनल मैटर है। वो जो अपनी भाभी के पूछे गए सवाल पर बौखला उठी थी। फरहाद आफंदी की करख्त आवाज और रुड रवैया पहली मर्तबा उसकी तकलीफ का बायस बना था। अच्छा हुआ रात मैंने मुंह दिखाई नहीं दी, वरना मेरी बीवी हर एक के पूछे गए उसी सवाल का जवाब ही देती रहती। बोलने के साथ ही वो बिल्कुल उसके पीछे ही आ खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाकर पूरे हक से उसके दुपट्टे हल्का से सिलकाते वो हाथ में पकड़े गोल्ड के लॉकेट सेट को उसकी सुराहीदार गर्दन का हिस्सा बना गया था।
माशाल्लाह, मेरे शेर की पसंद तो लाजवाब है। बड़े अब्बा तो जैसे निहाल ही हो गए थे, जबकि वो सबके सामने खपत का शिकार होती चेहरा झुकाए हुई थी। गाय अलग तब तक सुरख पड़ रहे थे। अमाद बेशक उससे मोहब्बत का दावेदार था, लेकिन उसने कभी वो मोहब्बत जताई नहीं थी। उसने कभी सबके सामने इस पर यूं बीवी होने का हक नहीं जमाया था, बल्कि अक्सर उसकी किसी ऊट पटांग हरकत पर उसे सबके सामने झिड़क देता था। नाश्ता शुरू करो नीलम। अपने ताया की पुरशफीक आवाज को सुनते हुए एकदम अपने ख्यालों से चौंक कर बाहर निकली थी। कहाँ गुम हो? फरहाद को नाश्ता निकाल कर दो। इस मर्तबा उसकी मामा ने उसे टोक कर आंखें दिखाई थी। शायद अमाद का ख्याल आ गया होगा। आसान थोड़ी होता है पुराने नक्श मिट जाना। उसकी भाभी उठने से पहले अपनी कड़वी जबान का जहर उगलना नहीं भूली थी। जबकि नीलम के भाई ने अपनी बीवी पर एक सख्त घूरी डाली तो वो उह करके अपने बेटे को लिए वहां से निकलती चली गई थी। अपनी बीवी को समझा कर रखें भाई, वरना अगर मैंने समझाया तो इन इन समेत आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता इस घर का माहौल आपकी बीवी की वजह से खराब हो जाए। या तो वो यहाँ सुकून से रहें या फिर आप उन्हें अपने अपार्टमेंट लेकर शिफ्ट कर जाएं। नीलम के साथ बैठते फरहाद आफंदी के अंदाज में जलाल साफ महसूस किया जा सकता था। जबकि दरवाजे की चौखट पर कान लगाकर खड़ी नीलम की भाभी का फरहाद की बात को सुनते दम निकला था। वो इतने बड़े पुरआसाइश आफंदी बिला को छोड़कर हरगिज भी एक अपार्टमेंट में जाने वाली नहीं थी। फरहाद, तुम गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारी भाभी को समझा दूंगा। आज के बाद वो नीलम पर कोई तंजो ताना नहीं कसेगी। और वैसे भी मेरी कदर के फर्म में जॉब कंफर्म हो गई है। मैं जल्द इसे लेकर चला जाऊंगा। इसकी तरफ से मैं माजरत करता हूँ। वो एक समझदार इंसान थे। जब ये मामले की नजाकत को समझते उसे रसान से ठंडा करने लगे थे। वो अमाद नहीं था जो अपनी बीवी का मजाक बनाए जाने पर खुद भी हंस पड़ता। वो फरहाद आफंदी था जिसकी बीवी की इज्जत उसकी इज्जत से जुड़ी थी। जबकि बाकी फैमिली उसके जाने का सुनकर उदास हुई थी, लेकिन एक तरह से अच्छा ही था कि अपनी बीवी को यहाँ से ले जा रहा था, वरना वो अपनी आदत की वजह से हर एक से झगड़ा शुरू कर देती थी और तंज करना तो गोया वाजिब था उस पे। मेरी बेटी खुश तो है ना? फरहाद का सलूक कैसा था तुम्हारे साथ? वो एक माँ थी और एक माँ के इतने तहफुजात तो बनते ही थे। वो उसी परबन में ये सवाल कर रही थी। मामा, खुशी जैसी कैफियत तो बहरहाल बताना मुश्किल है, बस दिलो दिमाग पर एक जमून सा तारी है। और जहां तक रही फरहाद की बात, तो वो बेशक गुस्से के तेज है, लेकिन कल मैंने उनका एक अलग ही रूप देखा है। वो एक ख्याल रखने वाले मर्द हैं। उनका रूप, उनका गुस्सा अपनी जगह, लेकिन वो जो उनकी केयरिंग साइड है, मैंने कल देखी तो सच पूछे मुझे अच्छा लगा। वो अमाद की तरह मुझे झड़क नहीं रहे थे, बल्कि उनके रूप में भी एक ख्याल पनहा था। वो मेरी किसी बात को लेकर बेजार नहीं हुए, बल्कि मैंने कल उन्हें मुस्कुराते देखा। आप यकीन नहीं करेंगी मामा, वो मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। अपने असली बेसाख्ता अंदाज से बोलती वो एकदम से पुरजोश होती घुटनों के बल बैठती। उनकी पिंडली पर हाथ का दबाव दी गई थी, जबकि वो जो उसका बुर्दबारी देख कर शुक्र अदा कर रही थी, उसके यूं बच्चों की तरह रिएक्शन देने पर उन्होंने ठंडी सांस भरी थी। तुम कब बड़ी होगी नीलम? अपनी मामा की कही बात सुनते हुए उसने हैरानी से अपनी आंखें पटपटाई थी। मामा, मेरा कद 5 फीट 7 इंच है। नॉर्मल कद है मेरा, तो मुझे मजीद नहीं पढ़ा होना है। उसने नाक सिकोड़ी तो उन्होंने उसके बाजू पर एक धप रसीद की थी। मामा लगती है यार। वो अपना बाजू वो अपना बाजू सहलाते मुंह फुलाकर नाराजगी बतौर उनके करीब से उठती पैरों में स्लीपर उड़ से कमरे से निकलती चली गई थी। जबकि वो उसे यूं नॉर्मल होते देख कर शुक्र बजा ला रही थी, वरना तो अमाद के जाने के बाद वो बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। लेकिन कल से अब तक उसमें आया बदलाव सभी घर वालों के लिए अचंभे का ही नहीं, खुशी का भी बाइस था। वो तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो लॉन्ज में फरहाद आफंदी के साथ बैठी जारा गफ्फार को देख उसका हलक तक कड़वा हो गया था। वो उस लड़की से शुरू से ही चिढ़ती थी। एक वजह तो उसका खुद पर गुरूर करके इतराना था, तो दूसरी वजह वो खामखा यहाँ के मकीनों पर अपना हक जमाती थी। खासकर अमाद और फरहाद को तो जैसे वो अपनी प्रॉपर्टी समझती थी। वो बड़े अब्बा के दोस्त की बेटी थी जो एक घर छोड़कर ही रहते थे। उसे कोई भी बिजनेस को लेकर कोई मसला दरपेश होता तो वो इन्हीं दोनों के पास आया करती थी। वो दोनों ही उस वक्त महविल से सर झुकाए फाइल खोले शायद कोई मसला ही डिस्कस कर रहे थे। अमाद को काम के दौरान डिस्टर्ब होना पसंद नहीं था। एक दो मरतबा उसे इस बात पर जारा गफ्फार के सामने डांट भी पड़ी थी, जिस पर वो सबकी का एहसास महसूस करती मंजर से हट जाती थी।
इस वक्त भी वो वहां से कतरा कर निकल रही थी कि फरहाद की बारोब पुकार पर उसके पैर जंजीर हुए थे। इधर आओ नीलम, वो सब अपने पास क्यों बुला रहा था? यही बात सोचती वो अपने हाथों को मसलती उसके करीब आकर ठहरी थी, जबकि ज़ारा के चेहरे पर नागवारी भरे तासुरात रकम हो चुके थे। वो सोफे से पुश्त मिलाए उसे घूर रही थी, लेकिन नीलम को उसकी परवाह ही कहाँ थी। वो बस अपने मजाजी खुदा की जानिब मुतवज्जे थी, जिसकी बारोब शख्सियत की वजह से वो उससे खौफ खाती थी। मेरे पास बैठो, नरम गोई से कहते हुए उसने नीलम की मखमली कलाई को पकड़ के नरमी से उसे अपने पहलू में बिठाया, तो ज़ारा ने बेचैनी से पहलू बदला था, जबकि नीलम की सारी जान उसकी कलाई में सिमट आई थी। मैं तुम्हारे लिए फॉर्म ले आया हूँ, मेरी गाड़ी में रखे हैं। ये नहीं मैं एडमिशन करवा रहा हूँ, तो सोच लो तुम कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहती हो, हम फिर उसी हिसाब से फॉर्म फिल करेंगे। मुकाबिल की बात सुनते उसे पल भर को शौक लगा, और दूसरे ही लम्हे वो खुशी के एहसास में घिरी जोरदार चीख मारती फराज से लिपट गई थी, जबकि उसकी चीख की गूंज पर सभी वहां दौड़े चले आए थे। आप लोग परेशान क्यों लग रहे हैं? अपनी बीवी के गिर्द हिसार कायम किए वो घर वालों को देख संजीदगी से मुस्तफसिर हुआ, तो वो सब एकदम होश में आते नीलम को घूरने लगे थे। सॉरी, खुशी में चीख थोड़ी ऊपर हो गई। मासूमा से कान की लौ को छूती वो माजरत ख्वाह हुई, तो सबके लबों पर उसकी वजह से मुस्कुराहट खिल गई थी, जबकि फरहाद आफंदी ने बेसाख्ता झुकते उसका सर चूमा था। तो वही ज़ारा गफ्फार जन भुनकर रह गई थी। अलबत्ता नीलम होश में आती खफ्त का शिकार होती उससे दूर हुई, तो फरहाद आफंदी ने उसे आराम से आज़ाद कर दिया था। वो खुश था कि वो लड़की वापस अपने रंग में लौट रही थी। कल उसकी यूनी का पहला दिन था और उस खुशी में उसे नींद ही नहीं आ रही थी। फरहाद आफंदी ने अपना काम मुकम्मल करके लैपटॉप साइड पर रखा और एक नजर बेचैनी से करवटें बदलती अपनी शरीक हयात पर भी डाली। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? 11 बजाती वॉल क्लॉक पर नजर डालते वो संजीदगी से मुस्तफसिर हुआ, तो वो मुंह बसोड़ती झट इस बात में सर हिला गई। इन चंद दिनों में फरहाद की ही बदौलत वो अब खुलकर अपनी फीलिंग्स उसे शेयर कर लेती थी। चलो आओ, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले चलता हूँ, हो सकता है फिर नींद आ जाए। मुकाबिल की उस पेशकश पर उसकी पूरी आंखें वाह हुई, तो वो पल भर में इन शरबती आंखों में डूब के उभरा था। क्या हुआ, नहीं चलना? अचानक उस पर झुकते मुकाबिल ने उसके चेहरे पर अपनी इंगित शहादत से मखमली गाल को छुआ, तो वो करंट खाकर उठती सीधी फरहाद आफंदी के चौड़े सीने का हिस्सा बनी थी। अब इतनी भी उजलत दिखाने को नहीं कहा था। शरारत में खुला बारोब लहजा और मुकाबिल के पहलू पर शिद्दत से महसूस होता दहकता लम्स नीलम की जान गोया बड़ी मुश्किल में आई थी। फरहाद, पहली मर्तबा टुकड़ों की सूरत में यह नाम मुकाबिल के लबों से अदा होते उसे सरशार ही नहीं बेखुद भी कर चुका था, लेकिन उसने महसूस किया कि वो होले होले लरज रही है, तो वो नरमी से उसे खुद से अलग करता उसके सर पे प्यार देते पीछे होकर बेड से उतरता अपने घने बालों में हाथ चलाने लगा था। ब्लैक कार्गो पर लेवेंडर कलर की शर्ट पहने वो अपने घरेलू हुलिये में भी भला हैंडसम लग रहा था, खासकर उसकी तराशीदा शेप जो उसके तीखे नकूश पर सच कर उसे हैंडसम ही नहीं बारूब भी बनाती थी। खड़ी मगरूर नाक और चौड़ा रोशन माथा, वो हर लड़की का ख्वाब इकलौता चांद था जो उसके आंगन में उतर आया था। उसे इल्म भी नहीं हो सका और वो टिकटिकी बांधे उसे देखी गई थी। बाकी का मुझे घर आकर देख लेना, अभी चलो हमें देर हो रही है। उसके सर पे दो उंगलियां मारते वो अपनी अजली बारोब अंदाज में उसके मुखातब हुआ, तो वो हड़बड़ाकर तेजी से बिस्तर छोड़ के उठ खड़ी हुई और अपने कपड़े देखने लगी। गुलाबी रंग के सादा शलवार कमीज में वो खुद भी गुलाबी रंग में घुली थी। लिबास ठीक है, बस शॉल ले लो। उससे पहले कि वो चेंज का सोचती उसकी सोच को रोक लगा गया था। वो दौड़ने के अंदाज में शॉल लेने ड्रेसिंग रूम में घुसी, तो फरहाद आफंदी की नजरों ने उसकी नागन चोटी से नजरें हटा ली थी। एक दिन इन हसीन जुल्फों के साय में मुझे पूरी रात बसर करनी है, एक ऐसी हसीन रात जिसमें तुम, मैं तुम बन जाएंगे। दिल में उभरते सरकत जज्बातों को तसल्ली भरी थपकी देते वो पुरस्कार सा मुस्कुराया था। इतनी देर में वो काली शॉल खुद पर अच्छे से लपेटे बाहर निकली, तो फरहाद ने बड़े हक से आगे बढ़ते उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। जिस वक्त उनकी गाड़ी गेट से निकल रही थी, ठीक उसी वक्त ज़ारा गफ्फार ने अपने टेरिस पर खड़े उन दोनों को रात के इस पहर यूं साथ निकलते देख नफरत से दांत किचकिचाए थे।
कुछ दिन पहले तक अमाद के गम में मर रही थी और अब कहाँ गया वो गम। मासूम बनती है बस, लेकिन मासूम है नहीं। उसकी सोच पल पल नीलम को लेकर जहरा आलूद हो रही थी। तो वहीं फरहाद ने गाड़ी में बैठकर उसके लिए उसकी फेवरेट आइसक्रीम मंगवाई थी। जब तक उसने आइसक्रीम खत्म की वो उसकी ऊट पटांग बातों को खामोशी से सुनता रहा था। जिस वक्त वो घर पहुंचे घड़ी रात का 1 बजा रही थी। नीलम वॉशरूम से ब्रश करके निकली तो फरहाद आफंदी बिस्तर पर दराज था और कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। वो बिस्तर पर लेटकर उसकी जानिब करवट कर गई थी। चंद सेकंड बाद ही पलक झपकने की बात थी। वो फरहाद आफंदी के बाजुओं के घेरे में थी। सो जाओ, अब मुझे भी सुकून से सोने दो। उसने घबराकर मुजाहमत करनी चाहिए थी कि मुकाबिल की गंभीर आवाज उसकी समाज की नजर होती उसे साकित कर गई थी। शब बखैर। उसकी कनपटी को चूमते वो पुरसुकून होता आंखें मूंद गया, जबकि वो बेतरतीब धड़कनों के साथ उसके सीने में छुपी थी। यूनी का गेट पार करते ही उसकी पहली नजर ही सीधी अपने मजाजी खुदा के जानिब उठी थी, जो चार कुल गिरे पैंट कोट में सनग्लासेस लगाए गाड़ी से पुश्त मिलाए शायद उसी के इंतजार में था। जबकि सब सिनफेनाजुक की नजरें उसी चार्मिंग की जानिब उठ रही थी, जो अपनी शानदार शख्सियत की वजह से हर एक की नजरों का मरकज था। वो एक दूसरे के काम में घुसी लड़कियों को देखती तेजी से फरहाद आबंदी के करीब हुई थी। यूनी का पहला दिन कैसा रहा? वो उसके लिए फ्रंट डोर खुलता संजीदगी से मुखातिब हुआ तो वो उचककर पैसेंजर सीट पर जा बैठी। अच्छा था, मुख्तसर जवाब देते उसने डैशबोर्ड पर रखी पानी की बोतल का सील खोलकर उसे लबों से लगाते आधा खाली कर दिया था। इतने में फरहाद आफंदी गाड़ी का डोर खोलकर ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। इससे पहले कि वो पानी की बोतल वापस रखती उसने नीलम के हाथ से पानी की बोतल ली और वो बाकी बचा हुआ पानी खुद पीने लगा। मेरा झूठा है, वो तेजी से बोली, लेकिन वो चंद सेकंड में बोतल खाली कर गया था। तुम्हारा झूठा है तो क्या हो? पानी जहरीला हो गया। वो खाली बोतल डैशबोर्ड पर डालते झुककर उसकी सीट बेल्ट लगाने लगा तो नीलम सीट में धंसी थी। मुकाबिल की दहकती सांसें उसे अपनी ठोरी पर शिद्दत से महसूस हुई तो वो अपनी सांसें तक रोक गई। जबकि वो बेनियासी से सीधा होने लगा तो उसके लब नीलम की ठोरी से मिस हुए, जिस सबब नीलम के पूरे वजूद में एक करंट सा दौड़ गया था। वो एकदम से सहमी थी। किसी का झूठा खाना अच्छी बात नहीं होती। उसने अमाद का कहा जुमला दोहराया, जो उसने नीलम की आदत को टोकते हुए कहा था। तो मैं किसी हूं भी नहीं वाइफी, मैं आपका शौहर हूँ और हम एक दूसरे का झूठा खा पी सकते हैं। तुम्हें अगर एतराज है तो तुम मेरा झूठा मत खाना। गाड़ी रोड पर डालकर एहतियात से चलाते मुकाबिल की सारी तवज्जो का मरकज नीलम आफिंदी की ही जात थी। कुछ खाओगी? उसकी खामोशी मुकाबिल को अच्छी नहीं लगी तो वो उसे मजीद बोलने के लिए उकसाने लगा। मुझे भूख लगी है लेकिन घर चलकर खाएंगे। ताई अम्मी ने कहा था कि वो आज लंच मेरी पसंद का बनवाएंगी। वो जो अमाद और फरहाद का मवाजना करने में मगन थी, फरहाद के पूछे गए सवाल को सुनती अपने मखसूस अंदाज में बोलना शुरू हुई तो पूरे रास्ते ही बोलती आई थी। उसने आज यूनी में क्या पढ़ा, प्रोफेसर्स कैसे थे, वो सब मजे से उसे बता रही थी। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी चमक और रौनक थी। फरहाद आफंदी को उसका यही बेसाख्ता मासूम अंदाज ही तो अच्छा लगता था, लेकिन उसके भाई की जिंदगी में रहते हुए अपने ये रंग तकरीबन खोना शुरू हो गई थी। लेकिन फरहाद आफंदी उसके वही सब रंग वापस ला रहा था। उसके भाई ने जो उसके साथ जुल्म किया था, ये सब उसकी तलाफी थी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अनकरीब उसे नीलम से शदीद वाली मोहब्बत हो जाएगी। अचानक ही कुछ अरसे के लिए फरहाद को मुल्क से बाहर जाना पड़ा था। वो किसी बिजनेस कोर्स के सिलसिले में अमेरिका जा रहा था। सुबह उसकी फ्लाइट थी। उसने अपनी सारी पैकिंग खुद की थी। अब बस वो एक मखसूस काले बैग में अपनी जरूरी कागजात चेक करके रखते जा रहा था। जब नीलम कमरे में दाखिल हुई तो वो बैग की जिप बंद करता बैग एक तरफ रख गया था। आपकी कॉफी। नीलम ने उसे कॉफी पकड़ाई तो वो उसके हाथ से कॉफी का मग थामकर साइड टेबल पर रखते उसका हाथ पकड़ते उसे अपने पहलू में बिठा गया तो वो सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखने लगी थी। मुझे याद करेंगी? न जाने क्यों मगर अचानक ही वो उससे ये सवाल पूछ गया था। पता नहीं, ये शायद हाँ, याद करूंगी। वो कुछ कंफ्यूज सी साफ गोई से बोली थी, जबकि न जाने क्यों मगर उसे नीलम का ये जवाब पसंद नहीं आया था। शायद वो उसके मुंह से कुछ और सुनने का मुतमन्नी था।
ان کی شادی کو 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان کے درمیان شوہر بیوی والا تعلق نہیں تھا، مگر ان کے بیچ کافی حد تک دوستانہ تعلق بن گیا تھا۔ نیلم اب بے جھجک اس سے دل کی بات کہہ جاتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، یاد آؤں تو کال کر لینا۔ خیر، مجھے وہاں زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے، تو یہاں تم نے خوب دل لگا کر پڑھنا ہے۔ مجھے پڑھائی سے متعلق کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ باقی تم جیسے چاہے رہو، مگر اپنے بیڈ روم کے علاوہ کہیں مت سونا، رات دیر تک مت جاگنا۔ ڈرائیور تمہیں کال کرے تو اسی وقت یونی سے باہر آنا۔ اپنا اور سب گھر والوں کا اچھے سے خیال رکھنا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے تھامے اسے مزید چند ہدایات دیتا ہلکا سا جھکا تھا، اور اس کے سرخی مائل گال کو جو کب سے اس کی توجہ بھٹکا رہے تھے، اپنے لمس سے ان کی رنگت انادی کر گیا تھا، جبکہ مقابل اس لمس کی حدت کو پاتے ازحد گھبرا اٹھی تھی، بلکہ زمین پر سجدہ ریز تھیں تو دھڑکنیں گویا منہ تک آئی تھیں۔ چلو اب سوتے ہیں، ورنہ وقت پر آنکھ نہیں کھلے گی۔ نرم گوئی سے کہتے وہ اسے لیے لیٹ گیا تو وہ خاموش مگر تیز تیز دھڑکتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کے وجود کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے لیے یہ لمس فرحاد آفندی کا استحقاق سے چھونا، ہر چیز اسے نئے احساس سے دوچار کر رہی تھی، اور اسے یہ سب برا نہیں اچھا لگ رہا تھا۔ اب یہ فرحاد آفندی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نیلم آفندی کو احساس ہوا کہ اس کے ہونے سے ہر رنگ جدا نظر آتا تھا۔ بے شک عماد اس کی کچی عمر کا پیار تھا، لیکن اس کے دل پر جو چھاپ چھوڑی وہ فرحاد آفندی نے تھی۔ وہ بہت مصروف رہتا تھا تو روز کال نہیں کرتا تھا، ہفتے میں مشکل سے 2 یا 3 مرتبہ، لیکن پھر اس کا دورانیہ بھی کم ہوتا گیا۔ اس دوران نیلم نے اپنی توجہ بس پڑھائی پر مرکوز کر لی تھی۔ ویسے بھی اس کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جب فرحاد آئے تو اسے کامیاب دیکھ مقابل کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے۔ تمہاری بات ہوئی فرحاد سے؟ کب آ رہا ہے وہ؟ بڑے ابا اپنے بڑے سپوت سے مخاطب تھے۔ کہہ رہا تھا کہ بس 1 مہینہ اور درکار ہے اسے۔ ویسے بھی آپ جانتے تو ہیں اس نے وہاں اپنا نیا بزنس شروع کیا ہے، وہ ایک دم سے تو نہیں آ سکتا، کچھ وقت تو لگے گا اسے۔ اپنے بیٹے کے تسلی کروانے پر وہ بس سر ہلا کر رہ گئے تھے، جبکہ نیلم کا دل نہ جانے کیوں اداس ہو گیا تھا۔ مقابل کی یاد اسے یوں ہی اداس کر دیتی تھی۔ کل تمہارا پہلا پیپر ہے تو وقت پر سو جانا، لیکن سونے سے پہلے بادام والا دودھ پینا نہیں بھولنا۔ میں ملازمہ سے کہہ کر دودھ تمہارے کمرے میں پہنچوا دوں گی۔ اپنی تائی امی کی تاکید کو سن کر وہ مسکرا دی تھی۔ یہاں اسے سب کا پیار اور توجہ مل رہی تھی، لیکن دل بس ایک ہی کے پیار اور توجہ کا متمنی تھا۔ نیلم اپنا آخری پیپر دے کر لوٹی تو گھر میں الگ طرح کی چہل پہل محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ شاید گھر میں مہمان آئے ہیں۔ وہ بے انتہا تھکی ہوئی لوٹی تھی، جب ہی گھر کے اندر جانے کے بجائے تیزی سے گارڈن کی طرف بنے دوسرے دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوتے سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی۔ وہ اتنی زیادہ تھکی ہوئی تھی کہ بس بات لے کر سونا چاہتی تھی۔ لاسٹ پیپر کی وجہ سے ان کے کلاس فیلوز نے یونی کینٹین میں ایک چھوٹی سی پارٹی کر ڈالی تھی۔ حالانکہ سب باہر جانا چاہتے تھے، لیکن نیلم کی وجہ سے انہوں نے کینٹین میں ہی انجوائے کر لیا تھا۔ اچھے سے بات لے کر وہ باہر آئی اور بالوں پر لپٹا تولیہ کھینچ کر ڈریسنگ پر رکھتے جلدی جلدی بالوں میں برش کیا، اور اے سی کو نارمل ڈگری پر کرتے دھم سے بستر پر گرتی آنکھیں مون گئی تھی۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں رہا تھا، جبکہ دوسری طرف نیچے کسی کو بھی اس کے آنے کی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ بس فرحاد آفندی نے ڈرائیور کو میسج کر کے پوچھ لیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی گھر آ چکی ہے۔ ارے کوئی نیلم کو بھی کال کر کے فرحاد کی آمد کا بتاؤ، وہ ابھی تک یونی سے آئی نہیں ہے۔ اس کی ماما کو فکر ہوئی تو وہ اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی تھی۔ چھوٹی ماما، وہ آدھے گھنٹے پہلے ہی گھر آ چکی ہے۔ اس نے اپنی بات کہہ کر گویا سب کی پریشانی دور کر دی تھی۔ وہ صبح آ کر سب کو سرپرائز دے گیا تھا۔ ناشتہ چونکہ اس نے فلائٹ میں کر لیا تھا تو سب سے مل کر وہ سونے چلا گیا تھا، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی جاگ کر نیچے چلا آیا تھا۔ آج کوئی بھی مرد حضرات آفس نہیں گئے تھے۔ اس کی آمد کا سنتے زارا بھی چلی آئی تھی، اور اب چائے کی چسکیاں بھرتے مزے سے فرحاد آفندی سے گپے ہانک رہی تھی، جو پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ میں ملازمہ کو بھیج کر اسے خبر کرواتی ہوں۔ انہیں اپنی بیٹی سے اس قدر لاپرواہی کی توقع نہیں تھی۔ وہ اندر ہی اندر اس پر شدید غصہ ہو چکی تھی۔ چھوٹی ماما، وہ تھکی ہوئی آئی ہوگی، پلیز اسے آرام کرنے دیں۔ میں کون سا کہیں بھاگے جا رہا ہوں؟ وہ اٹھ کر آرام اور تسلی سے مجھ سے مل لے گی۔ اس کے حتمی سنجیدہ انداز سے بولنے پر وہ چپ کر گئی تھی، جبکہ زارا نے جلن کے مارے اپنی ناک سکوڑی تھی۔ چلیں اب میں چلتی ہوں،
دراصل مجھے شاپنگ کے لیے نکلنا ہے۔ وہ فرحاد سے ملتی ہی وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ وہ ایک باشعور لڑکی تھی۔ نیلم سے نفرت بے شک اسے ابھی بھی تھی، لیکن وہ فرحاد کی خاطر اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے اپنے والدین کے پسند کیے گئے لڑکے کے لیے اس نے حامی بھر لی تھی۔ ایک ماہ بعد اس کی شادی تھی۔ مزید کچھ وقت گھر والوں کے ساتھ گزار کر فرحاد آپندی دل کی بڑھتی بے چینی کے سبب اپنے کمرے کا رخ کر گیا تھا۔ جس وقت وہ نیم اندھیرے کمرے میں داخل ہوا، نیلم مزے سے گہری نیند میں غرق تھی۔ فرحاد آفندی نے ڈور لاک کیا اور متوازن قدم اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ بیڈ کے قریب ٹھہرتے اس سوئی قیامت کو دیکھ یک بارگی اس کا دل بڑے بے دھڑک انداز میں دھڑکا تھا۔ انگوری رنگ کے لباس میں کھلے بال تکیے پر بکھرائے، وہ اپنے حسن سے لاپرواہ، اس کی آمد سے بے خبر تھی، جو پورے استحقاق سے اپنی بیوی کو دیکھنے میں محب تھا، لیکن دید کی پیاس بجھتے نہیں بجھ رہی تھی۔ وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کے قریب بیٹھا اور ہاتھ بڑھا کر ان آوارہ لڈوں کو اس کے گال اور گردن سے ہٹانے لگا تھا، جس سبب اس کی انگلیاں مقابل کے گال اور گردن کو چھوتی اس کے سرکش جذبات ابھر رہی تھیں۔ وہ اتنا عرصہ اس سے دور رہ کر اتنا تو جان چکا تھا کہ اس کا دل نیلم کے تابع ہو چکا تھا۔ وہ پہلے آ جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے خود کو ہی نہیں، نیلم کو بھی وقت دیا تھا۔ نیلم اس کے لیے اس کے بھائی کا کفارہ نہیں رہی تھی، بلکہ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اماد کے مرنے سے پہلے اسے اماد کی حقیقت کا علم ہو چکا تھا، اور اس بات کو لے کر ان کے بیچ جھگڑا بھی ہوا تھا، لیکن اماد بھٹک کر شیطان کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اس کی واپسی گویا اب ناممکن تھی۔ اگر وہ روڈ حادثے میں انتقال نہیں کر جاتا تو وہ اس کی سچائی سب کے سامنے لانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس کی اچانک موت نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا۔ وہ نیلم کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب سب گھر والوں کی متوقع رائے پر اس کا نکاح نیلم سے طے کر دیا گیا تو اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ شاید وہ اسی طرح نیلم کو خوش رکھ کر اپنے بھائی کے کندھوں سے گناہ کا کچھ بوجھ کم کر پاتا۔ وہ ماضی کے سبھی اذیت ناک خیالات ذہن سے جھٹکتے سوئی ہوئی نیلم کے قریب بیٹھ کر بڑی فرصت اور توجہ سے اس کے دلکش نقوش کو اپنی انگلیوں کے پور سے چھوتا، مقابل کو کسمسانے پر مجبور کر گیا تھا۔ سوئی نیلم نے اپنے چہرے اور گردن پر سے اس دہکتے لمس کو دور کرنا چاہا، اور اسی چاہ میں اس نے اپنی نیند سے سرخ ڈوروں والی آنکھیں وا کی تھیں۔ خود پر جھکے فرحاد آپندی کو دیکھ اس نے بے خودی میں ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ میں آپ کو کس قدر یاد کر رہی ہوں، اور آپ ظالم بنے میرے دل کی پکار کو انسنی کر رہے ہیں۔ وہ اسے اپنے خواب کا حصہ سمجھتی، نروٹھے انداز میں اس سے شکوہ کرتی، مقابل کو مزید اپنے صحن میں جکڑنے لگی تھی۔ میں نے بھی آپ کو مس کیا نیلم فرحاد آپندی، اور آپ کی پکار بھی میرے دل تک رسائی حاصل کر چکی۔ جبھی تو میں آپ کے روبرو آپ کے اتنے قریب ہوں کہ آپ مجھے چھو رہی ہیں اور میں آپ کو چھو رہا ہوں۔ دل موہ لیتے انداز میں بولتے فرحاد آپندی نے ہلکا سا جھک کر اس کی تیکھی ناک کو اپنے دانتوں تلے دبایا تو وہ ہوش میں آتی چیخ مار کر ایک دم سے اٹھی تو اس کا سر بڑے زور سے مقابل کے چٹانی سینے سے جا ٹکرایا تھا۔ کیا کرتی ہو یار، ادھر مجھے دکھاؤ کہاں لگی۔ اسے درد سے سسکاری بھر کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے دیکھ وہ اسے پیار بھری ڈانٹ لگاتے نیلم کا ہاتھ ہٹا کر اس کے ماتھے کا معائنہ کرنے لگا تھا۔ ماتھا اچھا خاصا سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر نیلم کے ماتھے پر رکھا اور اس جگہ اپنا منہ رکھ کر تیز تیز پھونک مارنے لگا تو اس کے پھونک سے نکلتی حدت اس کے ماتھے کے جلد میں جیسے حلول ہوتی اس کی تقویت کا باعث بن رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے؟ 2-3 مرتبہ یہی عمل دہراتے وہ اس کے چہرے کو دیکھ فکر مندی سے گویا ہوا تو اسے یاد آ گیا کہ وہ اس سے ناراض تھی۔ آپ اب بھی کیوں آئے ہیں؟ اور پلیز یہ فکر جتا کر آپ یہ مت ثابت کریں کہ آپ کو میری پرواہ ہے۔ سنجیدگی سے کہتے ہی وہ بیڈ سے اٹھنے لگی کہ اس نے جارحانہ انداز میں اسے بازو سے دبوچ کر بستر پر پٹکا تو اسے پل میں یاد آیا کہ وہ اپنے جذباتی پن میں شیر کے منہ میں ہاتھ دے بیٹھی تھی۔ اتنے عرصے بعد شوہر واپس آئے تو اس کا استقبال یوں کیا جاتا ہے؟ اس پر کسی گھٹا کی مانند چھایا مقابل کڑے تیوروں سے مستفسر گویا اس کی جان لبوں تک لایا تھا۔ مجھے کیا علم کہ کیسا استقبال چاہتے ہیں آپ، اور آپ نے کون سا آنے سے پہلے مجھے بتایا تھا جو استقبال نہ کرنے کا شکوہ کر رہے ہیں۔ آپ کو تو مجھ سے بات تک کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ جواباً وہ بھی ڈر کو پس پش ڈالے
مقابل کے دو بدو ہوئی، لیکن نظریں ملانے کی غلطی اس نے ہرگز بھی نہیں کی تھی۔ نظر سے نظر ملنی تھی اور اس کی ساری تیز تراری ہوا ہو جانی تھی، جبکہ اس کے یہ بدلے بدلے انداز فرحاد آفندی کو شوق جسارت پر اکسانے لگے تھے۔ وہ سچ میں آج اسے بیوی والے روپ میں نظر آتی اس کے سرکش جذباتوں کو ابھار گئی تھی۔ میں سکھا دیتا ہوں کہ اچھی بیوی ایک مدت کے بعد لوٹ کر آئے شوہر کا استقبال کیسے کرتی ہے۔ مقابل کے لہجے میں کچھ تو ایسی بات تھی کہ اس نے گھبرا کر اپنی میچی آنکھیں کھول دی تھیں۔ آنکھوں سے ہوئے آنکھوں کے ملن نے ایک سحر طاری کیا تھا اور بس پھر الفاظ گم ہو گئے تھے۔ فسو خیز تنہائی میں بس لمس بول رہے تھے۔ وہ دونوں نہ جانے کب تک یوں ہی ایک دوجے میں گم رہتے کہ دروازے پر ہو رہی دستک پر نیلم گھبرا اٹھی تھی۔ جسٹ ریلیکس مائی وائفی، کچھ نہیں ہوا ہے۔ اس کے دہتے گال نرمی سے سہلاتے وہ بالوں میں ہاتھ چلاتا اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھ گیا تھا، جہاں ملازمہ انہیں ڈنر لگ جانے کا بتا کر واپس لوٹ گئی تھی۔ آپ چینج کر لیں، پھر ہم نیچے چلتے ہیں۔ دروازہ واپس سے بند کرتے وہ ابھی جملہ مکمل ہی کر پایا تھا کہ وہ گرتی پڑتی دوڑتے ہوئے ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی تھی، جبکہ وہ اسے یوں حواس باختہ دیکھ اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ اگلے دن نیلم کی سالگرہ تھی، جس وجہ سے فرحاد نے اسپیشل ڈنر کا انتظام کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے کال کر کے اسے ریڈی ہونے کا کہا تھا، جبکہ باقی گھر والوں کے ساتھ مل کر وہ کیک کٹ کر کے اپنے گفٹ بھی ان سے لے چکی تھی۔ اس کے بھائی کی کال بھی آئی تھی تو اس کی بھابھی نے بھی شرما حضوری اسے برتھ ڈے وش کر دیا تھا۔ بلیک کلر کی گھٹنوں کو چھوتی گھیردار کٹ ورک فراک میں وہ کندن کی طرح دمک رہی تھی۔ لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کی چوٹی بنائے، ایک کلائی میں بھر بھر کے سرخ رنگ کی چوڑیاں پہنے، دوسری کلائی میں ریسٹ واچ باندھے، اس نے درمیانی سائز کی جھمکیاں کان میں پہنی تھی، گلے میں منہ دکھائی میں ملا چین لاکٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا تو مبہوت رہ گئی۔ اس قدر تیاری کے ساتھ فرحاد آفندی کے سامنے جانے کا سوچتے ہی اسے ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے تھے۔ اتنے میں اس کے موبائل کی میسج بپ سنائی دی تو اس نے جلدی سے فون اٹھا کر میسج چیک کیا۔ جلدی سے نیچے آئیں۔ مختصر جملہ پڑھتے ہی اس نے دوپٹہ ایک اسٹائل سے سر اور گردن کے گرد لپیٹا اور شال سے اچھے سے خود کو کور کر کے پاؤں میں خصے پھنسائے وہ تیزی سے کمرے سے نکل آئی تھی۔ خارجی دروازہ پار کرتے ہی بلیک کوٹ پینٹ میں اس نے فرحاد آفندی کو اپنے ہی انتظار میں کھڑا پایا تھا۔ اسے جھجک کر اپنے قریب آتے دیکھ فرحاد آفندی کی نگاہ ایک لمحے کو بھی نہیں جھپکی تھی۔ وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ عنقریب وہ مقابل کے عشق میں دیوانہ ہونے والا تھا۔ جبکہ وہ اس کی نظروں سے خائف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے گاڑی کے پاس آ کر ٹھہری تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹتا اس کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو وہ ڈور بند کر کے تیزی سے گھوم کر اپنی سیٹ سنبھال گیا تھا۔ اتنی دیر میں نیلم نے سیٹ بیلٹ لگا دی تھی، جسے دیکھ غصہ جھٹکتا گاڑی اسٹارٹ کر کے گھر سے نکل آیا تھا۔ گاڑی میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس دو دلوں کے دھڑکنے کی صدا آ رہی تھی۔ وہ شہر کے سب سے بہترین ریسٹورینٹ میں اسے لایا تھا اور اس کے لیے اسپیشل ٹیرس پر ٹیبل سیٹ کروائی تھی، جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ چہرے پر خوشکن تاثرات لیے چاروں جانب دیکھتی فرحاد آفندی کی کھچی گئی کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اس کی جانب مخمور نظروں سے دیکھ مقابل کے لہجے میں ایک آنچ سی تھی۔ یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے۔ دھیمے شرم گھلے لہجے میں بولتے وہ مقابل کو مزید اپنا اسیر کر رہی تھی۔ آپ کافی بدل گئی ہیں، مطلب میچیور ہو گئی ہیں۔ وہ بے ساختگی اور آپ کا وہ بچپنا میں مس کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ والی کرسی سنبھالی فرحاد آفندی نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے سہلایا تو گویا اس کی ساری جان اس جان لیوا لمس میں سمٹ آئی تھی۔ ماما نے کہا ہے کہ اب میں بڑی ہو چکی ہوں تو مجھے بڑوں جیسی حرکتیں کرنی چاہیے۔ اچھا نہیں لگتا مجھ پر یہ اونٹ پٹانگ حرکتیں کرنا۔ شوہروں کو میچور بیویاں اچھی لگتی ہیں۔ سادگی سے بولتی وہ اسے دلکش کہکا لگانے پر مجبور کر گئی تھی، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے یوں کھل کر ہنستا دیکھ حیران سی تھی۔ یار آپ اتنی کیوٹ کیوں ہیں؟ وہ سچ میں معصوم تھی، جو بات چھپانے والی تھی اسے وہ بھی بتا گئی تھی۔ آپ جیسی ہیں بالکل ویسی رہنا، مجھے بدلی ہوئی نیلم آفندی نہیں چاہیے۔ یوں لگ رہا ہے میں کسی اور کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ آپ جناب چھوٹی ماما کی فکر مت کریں، وہ اگر پھر سے آپ کو ڈانٹیں یا یہ بات بولیں تو کہنا کہ فرحاد آفندی کو آپ انہی اونٹ پٹانگ حرکتوں کے ساتھ قبول ہو۔
उसे एक झटके से अपनी जानिब झुकाते वो उसकी आंखों में देखता, मजीद उसकी जानिब झुकता, उसके माथे पर नरम सा बोसा देख गया था। उस लम्स में अकीदत महसूस करते नीलम की रूह तक सरशार हुई थी। इतने में वेटर केक ले आया, तो वो जो एक दूसरे की नजरों में देख दुनिया भुलाए हुए थे, सीधे होकर बैठे थे। मुकाबिल ने उठकर उसके पीछे आते हल्का सा झुककर उसे अपने हिसार में लिए उसका हाथ पकड़ के केक कट करवाया और केक का पीस उसके मुंह में आधा देकर बाकी आधा वो अपने मुंह में रख गया। आज फरहाद आफंदी के अंदाज जुदा थे। वो अपने हर एक्ट से उसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ाए जा रहा था। जिसे उसके निचले होंठ पर लगी केक की क्रीम को उसने अपने अंगूठे से समेटा, तो वो गोया खुद में सिमट गई थी। फिर हल्की फुल्की बातों के दरमियान उन्होंने डिनर किया था कि उसके नंबर पर एक जाने पहचाने नंबर से कॉल आने लगी, जिसे देख फरहाद आफंदी के आसाब तन गए थे। नीलम ने देखा कि अचानक उसके चेहरे के नरम नकोश में करख्तगी घुली थी। उसने कॉल रिसीव करते बाद दूसरी जानिब की बात सुनी और उठ खड़ा हुआ। आप डिनर करें, मैं अभी आता हूँ। प्यार से उसका गाल छूकर वो वहां से निकलता चला गया। तो न जाने उसके दिल में क्या समाई कि नीलम भी उठकर उसके पीछे ही निकल गई थी। उसने देखा कि फरहाद आफंदी एक खुश शक्ल लड़के के करीब जाकर ठहरा था, लेकिन उसके चेहरे का जलाल वो साफ देख सकती थी। वो मजीद पिलर का सहारा लेकर आगे बढ़ी तो उसे फरहाद आफंदी की सर्द गुस्सैल आवाज सुनाई थी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? वो उसे खूंखार नजरों से देख रहा था, जबकि मुकाबिल बेबस सा नजर आ रहा था। मैं अपने डैड के इंतकाल पर पाकिस्तान आया हूँ, वरना तो अमाद के जाने के बाद मैं फौरन ही यहाँ से चला गया था। उसके बाद दिल ही नहीं लगा मेरा, लेकिन आज तुम्हें यहाँ देखकर खुद को रोक नहीं पाया। वो लुझाते हुए बोल रहा था, जबकि मुकाबिल का बस नहीं चल रहा था कि उसे चीर ही फाड़ डाले। तुम जैसे बेगैरत और बेईमान लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, समझे? वो नीची आवाज में धाड़ा था। लेकिन तुम्हारे भाई का तो ताल्लुक था ना मुझसे। जवाबन वो भी दूबदू हुआ तो फरहाद आफंदी ने लपक कर उसका गिरबान अपनी मुट्ठी में कुछ इस तरह से जकड़ा कि उसे अपनी सांसें घुटती हुई महसूस हुई थी, जबकि नीलम खौफ और उलझन के मिले जुले तासुरात लिए उन्हें सुन रही थी। लेकिन न जाने क्यों उसका दिल किसी अनहोनी के ख्याल से बैठा जा रहा था। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन पाँव जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। एक लफ्ज मुंह से निकाला तो मुंह खोलने के लायक नहीं बचोगे। कौम लूत की पैरवी करने वालों के लिए दुनिया भी जहन्नम और आखिरत में इससे भी बड़ी जहन्नम तैयार है। अपनी बेगैरती के किस्से अगर तुम्हारी जबान से निकले तो तुम जमीन के बाहर नहीं, जमीन के अंदर नजर आओगे। अब दफा हो यहाँ से, दोबारा नजर आए तो सांस छीन लूंगा तुम्हारी। सुर्ख आंखों की दहशत ने मुकाबिल को गंग किया था, जबकि उसकी दिल दहलाती धमकी सुनते वो जल्दी से सर को जुम्बिश दे गया, तो उसने उसे पूरी तरह परे धकेल दिया था, जिस सबब वो पिलर से टकराया और गिरता पड़ता दौड़ते हुए वहां से निकला था। वरना मुकाबिल ने शायद सच में उसकी जान ही ले लेनी थी। वो खुद पर काबू पाता अपने बालों में उंगलियां चलाते जैसे ही आगे बढ़ा, पिलर के साथ पुष्ट मिलाए बेजान सी खड़ी नीलम को देख उसने कर्जदा अंदाज में आंखें मूंद कर खोली थी। वो नीलम के करीब आता उसे दोनों शानों से थाम गया, तो उसने अपनी बेतहाशा गुलाबी पड़ती आंखों से मुकाबिल की जानिब देखा था। मुझे घर जाना है। उसके सपाट लहजे और वीरान आंखों को देख वो फकत असबात में सर हिला गया था। इस मुतालिक फिलहाल वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं था। घर आकर वो गाड़ी से तेजी से निकलकर दौड़ती हुई अंदर की जानिब बढ़ गई, तो वो भी लब भींचकर गाड़ी से निकलकर उसके पीछे ही गया था। वो तो शुक्र था कि सब घर वाले अपने अपने कमरों में जा चुके थे, वरना वो किस किस को और क्या क्या वजाहतें देता। वो कमरे में आया तो नीलम को धक्के में मुंह दिए हिचकियां भरते देख उसने कर्व से आंखें मींची थी। वो उसका दर्द अच्छे से समझ रहा था। उसने डोर लॉक किया और उसे कुछ देर खुलकर रोने देता खुद चेंज करने चल दिया था। 10 मिनट बाद वो शावर लेकर चेंज करके वापस आया, तो वो अब भी उसी तरह लेटी हुई हिचकियां भर रही थी। इस मर्तबा फरहाद आफंदी की तेवरी चढ़ी थी। बस करें, और कितना रोना है? संजीदगी से कहते हुए उसके करीब बैठा था कि वो एक झटके से उठ के उसके वजूद का हिस्सा बनती उसकी पुश्त पर दोनों हाथ कस गई थी, जबकि वो उसकी इस हरकत पर साकित हुआ था। क्यों किया अमाद ने मेरे साथ ऐसा? वो जब मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे तो क्यों मुझे धोखे में रखकर शादी की? शायद वो समझे कि मैं मासूम हूँ, तो वो मुझे आराम से बेवकूफ बना लेंगे और देखें वो अपने मकसद में कामयाब रहे। वो जुकाम जदा लहजे में बोलती एक मरतबा फिर शिद्दत गिरिया से रो पड़ी, तो फरहाद आफंदी ने उसे उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते उसका सर चूमा था। ये उसकी अजियत कम करने की एक कोशिश थी।
यूं लग रहा है कि अमाद की आज मौत वाकई हुई है, और ये सच भी है। मेरे दिल ने आज उन पर फातिहा पढ़ ली है। रोते हुए बोलते हुए उसने हिचकी भरी तो उसकी कमर सहलाने लगा। वो कभी मेरे नजदीक नहीं होते थे, और मैं कभी करीब हो जाऊं तो झड़क देते थे। उन्होंने कभी मुझे यूं नहीं देखा जैसे आप देखते हैं, कभी यूं नहीं छुआ जैसे आप छूते हैं। आपके साथ ने मुझे मुकम्मल होने का एहसास दिलाया, वरना अमाद के साथ से तो मैं अधूरी थी। वो बोलते हुए फिर हिचकी भर गई तो फरहाद आफंदी ने एक मरतबा फिर झुककर उसका सर चूमकर उसकी पुश्त को सहलाया था। मैं कैसे देखता हूँ तुम्हें? उसके लरसते वजूद और ज़हनी हालत को देख उसने बात बदलना शुरू की थी। आप इस्तेहाक और प्यार भरी नजरों से देखते हैं। आपका यूं देखना मुझे हया में मुब्तला कर देता है, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है। और आप जब छूते हैं तो पेट में तितलियां सी उड़ती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और हथेलियों में पसीना फूट पड़ता है। आप जब मुझे इज्जत देकर आप बोलते हैं तो दिल में गुदगुदी सी होती है। वो अपनी सादगी भरी रवानी में बड़ी मासूमियत से अपने दिल का हाल उसके गोश गुजार करती, गोया उसे सारी दुनिया की दौलत से नवाज गई थी। अब बस करें, अपने इतने हसीन इजहार से क्या आप मेरी जान ही ले लेंगी? मुकाबिल का गंभीर लहजा और दस्तो लब की जसारतों पर उसे एहसास हुआ कि वो किस कदर बेबाकी से क्या भूल गई है। वो एकदम घबराकर उससे दूरी बनाने लगी थी कि वो उसे लिए यूं ही बेड पर गिरा था। इस कदर खूबसूरत इजहार पर इनाम तो बनता है मिसेस फरहाद आफंदी। उसकी नाक से नाक टकराते मुकाबिल के लहजे की हिद्दत पर उसका चेहरा दहक कर भाप से छोड़ने लगा था। आज के बाद हम इस टॉपिक पर फिर कभी बात नहीं करेंगे, बल्कि हम दोनों बस अपने आने वाले बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके गुलाबी छलकाते गालों को बारी बारी छूते वो उसे अच्छे से बावर करवा गया, तो वो सर को इस बात में जुम्बिश देकर बच्चों वाले टॉपिक का सुनती भी इंतहा खुश हो गई थी। वैसे भी वो इंसान अब इस दुनिया से जा चुका था। वो उसके बारे में बात करके उसके गुनाहों का बोझ नहीं बढ़ाना चाहती थी। फरहाद, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, वो भी ढेर सारे। वो एकदम पुरजोश सी बोलती, किसी खुशकुन ख्याल में गुम हुई थी। मतलब दो बच्चे काफी नहीं होंगे? वो मासूम बनकर सवाल करता उसकी चोटी के बालों को खोलने लगा था। आज उसकी दिल की हसरतों के तमाम का दिन था। नहीं भाई, ये दो बच्चे क्या होते हैं? मुझे तो कम से कम चार बच्चे चाहिए। वो अपने धुन में बोलती मुकाबिल के बदलते तेवरों को देख नहीं पाई थी, जो उसकी रेशमी जुल्फों को मुट्ठी में भरते उनकी महक सांसों में बसाए बेखुद हुआ था। जो मेरे सरकार का हुक्म, गुलाम तो हरदम हाजिर है। मखमूस सरगोशी करते वो अपने सरकश जज्बातों की लगामें आजाद कर गया था। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ मेरी जिंदगी। सर का जज्बों में डूब के उभरते उसने पूरे जज्बे से ये बात कहकर उसके माथे को चूमा, तो वह सरशार से उसके सीने पर सर रखकर आंखें मौन गई। मर्द की जानिब से मिलने वाली मोहब्बत और इज्जत ही औरत का कुल सरमाया होता है। जो मर्द अपनी औरत को इस सरमाए से माला माल रखते हैं, उनकी औरत सदा एक खिले गुलाब की मानंद रहती है।